नमस्कार, फेस बियॉन्ड फेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको मध्य प्रदेश की राजनीति के एक ऐसे पुरोधा से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने एक छोटे से परिवार से लेकर मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष तक का सफर पूरा किया। अपनी अलग तरह की राजनीति, विचारधारा, सोच और संकल्प के साथ मध्य प्रदेश की राजनीति में एक अलग मुकाम बनाने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर गिरीश गौतम जी आज हमारे साथ हैं। गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी, आपके दर्शकों को भी मैं बहुत प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश विधानसभा का ये कार्यकाल आखिरी सत्र पूरा हो चुका है। हालांकि आखिरी सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। आज हम मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी से मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्रों के उनके अनुभव के बारे में चर्चा करेंगे, उनकी राजनीतिक यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे, संकल्प के बारे में चर्चा करेंगे, उनके मिशन और विजन के बारे में, उनके अनुभवों के बारे में चर्चा करेंगे। गिरीश गौतम जी, सबसे पहला सवाल, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष तक का सफर, जैसा कि मुझे जानकारी है कि एक मेजर का बेटा, एक साधारण परिवार का बेटा, एक सरपंच का बेटा राजनीति में आता है और राजनीति में इस स्तर तक पहुंच जाता है कि मुख्यमंत्री तक उसके सामने एक गरिमा की भूमिका में होता है। कैसी रही आपकी ये यात्रा? स्वाभाविक तौर पर अपना पारिवारिक तौर पर जब देखें तो कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। मेरे पिताजी फौज में थे। 1950 में आज़ादी के बाद भी 3 साल इंडियन आर्मी में रहे और 1950 में रिटायर होकर के आए। गांव में खेती करने लगे, वहां पर रहते रहे। गांव उस समय जिस तरह की राजनीति होती थी, सरपंच ही हो सकता था, तो वो सरपंच होते रहे। और मैं गांव में ही पढ़ा। गांव में पढ़ने के बाद रीवा आया। रीवा में जब पढ़ाई के दरमियान एक ऐसा लगता है कि कोई बीज रहा होगा जो अंकुरित होना चालू हुआ। तो ऐसा इस दृष्टिकोण से भी नहीं चालू हुआ कि हमको चल करके विधायक ही बनना है। ऐसे किसी चीज का न्याय देखें, रिक्शा वाले के साथ देखें, ठेला वाले के साथ देखें, उसके पक्ष में खड़े होने का प्रयास शुरू किया। और तब तक कॉलेज की लाइफ आ गई। और 1972 में कॉलेज में जब मैं था, उस समय स्टूडेंट यूनियन के चुनाव हुआ करते, तो उसको लड़ा, जीता, उसमें काम किया। फिर नगर पालिका का चुनाव लड़ा, फिर विधानसभा लड़ना चालू कर दिया। और वो लड़ते लड़ते यात्रा यहाँ तक पहुँची कि विधायक होते हुए और अब स्पीकर का पद भी अवसर मिला। ईश्वर ने कृपा की, पार्टी ने कृपा की। यहाँ भी एक जिम्मेदारी थी जिसको जिम्मेदारी को 100% निर्वहन करने का और अपने इस संकल्प के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया कि जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उन जिम्मेदारियों को पूरा करने में किसी तरह की कोताही नहीं करना, सारी क्षमता, ऊर्जा को 100% लगाना, इस संकल्प के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया। जो विधानसभा का ये कार्यकाल रहा, 2 स्पीकर रहे। पहला कांग्रेस की तरफ से स्पीकर का प्रस्ताव आया, फिर परिस्थितियां ऐसी बनी कि आपको 1.5 साल बाद स्पीकर का दायित्व मिला। स्पीकर के दायित्व के रूप में कई तरह की बार स्पीकर को सहना पड़ता है कि वो विपक्ष के साथ न्याय नहीं करता, और अक्सर स्पीकर के पद के साथ यही होता है कि उसके ऊपर पक्ष लेता है, विपक्ष को मौका नहीं देता, और इसी आरोप के साथ उसको पूरा कार्यकाल करना पड़ता है। और कार्यकाल खत्म हो जाता है तब भी का निर्वहन नहीं किया। नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं इससे सहमत नहीं हूं जी, क्योंकि यदि किसी को मेरी बात याद हो, ले जाकर के बैठाया, तो मैंने एक बात कही थी, शायद उसको लोग भूल गए, पर मैं कभी नहीं भूलता। कांग्रेस प्रतिमान या इस विधानसभा की परंपराओं को उत्कृष्ट रूप में ले जाने का प्रयास सबने मिलकर के किया है। देखा, यज्ञ शर्मा को देखा, पंडित श्रीनिवास तिवारी जी को देखा, रोहानी जी को देखा, इनको विधानसभा में ना देख रहा था। तो हमने कहा कि इन लोगों ने जो अपनी प्रतिष्ठा, परंपराओं को ऊंचाई तक लगता है कि
शाही न दे सकूं, परंतु मैं इतना प्रयास जरूर करूंगा कि उनके द्वारा स्तंभ पर खरोच नहीं आने दूंगा। ये मैं गौरवशाली जो परंपरा है मध्य प्रदेश विधान प्रतिपक्ष का ये आरोप लगा, भी जानता है, ये पक्ष भी जानता है कि विधानसभा अध्यक्ष को दोहरे भूमिका में रहना पड़ता है, दो जीवन जीना पड़ता है। एक तो हमारी गर्भनाल क्या है, जिस तरह से हमारी गर्भनाल होती है या हम जहां से पैदा होते हैं, एक स्थान वो होता है, फिर एक स्थान होता है सार्वजनिक तौर पे आने पर जिम्मेदारियों से भरा हुआ स्थान। तो जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करना और गर्भनाल से जुड़े भी रहना, यही तो हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा है। तो स्वाभाविक है मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, मेरा जन्म ही उसी से है, उसी के कारण मैं विधानसभा के भीतर हूँ। सर, आप पहली बार लेकिन ऐसा लगा अनेक सत्रों में कि विधायक अपनी आवाज नहीं उठा सके, समय कम मिला, सत्रों का समय अवसान हो गया। इसके लिए जिम्मेदार कौन रहा? स्पीकर से सम्मेलन होते पूरे राष्ट्र के, और पहला सम्मेलन मुझे भागीदारी बनने का शिमला में अवसर मिला। पूरे देश के स्पीकर आए थे। इस बात का चिंतन हो रहा था कि विधानसभाओं में उनकी कम होती हुई बहसों, कहीं ऐसा तो नहीं कि विधानसभा के अधिकारों का क्षरण हो रहा हो, विधानसभा की उपयोगिता पर प्रश्न लग रहा हो, विधानसभा जिस हेतु बनी है उस दिशा से भटक तो नहीं रही है, ये बातों पर विचार हो रहा था वहाँ। तो मैंने प्रस्ताव रखा उसमें कि देखिए, अभी संवैधानिक तौर पर विधानसभा सत्र आहूत करने का केवल एक कानून है कि 6 महीने में एक बार विधानसभा सत्र आहूत हो, और 6 महीने में कितने दिन के लिए हो ये कहीं वर्णन नहीं है। तो हम 1 घंटे के लिए बुला लें और संवैधानिक उस बाध्यता को हम पूरा कर सकते हैं, तो उससे काम चलने वाला नहीं। इसलिए मेरा पहला प्रस्ताव था कि विधानसभाओं की तारीखों का भी संवैधानिक तौर पर संरक्षित करना, कानून बनाना। और मैंने तभी प्रस्ताव किया था कि बड़ी लोकसभा यदि हमारी है तो 100 दिन से ज्यादा चले साल भर में, बड़ी विधानसभाएं 70 से 90 दिन चले, थोड़ा सा छोटी है तो उसी तरह से दिनों को कम करते हुए जो सबसे छोटी उनको 25 से 30 दिन चलाने की आवश्यकता है। और जब हम ऐसा करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है तब शायद वो जो संसदीय परंपराओं हैं उनको और मजबूत कर सकेंगे और देश की जनता के हितों की बात करने वालों को और ज्यादा संरक्षण मिल सके। उस प्रस्ताव का असर ये हुआ कि सब ने उस बात को स्वीकार किया। सर, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में एक अलग छाप आपने छोड़ी और पूरे देश की विधानसभाओं के स्पीकर्स के बीच भी आपका एक अलग मुकाम है। आपके विचारों का स्वागत होता है और आप जिस भावना के साथ संसदीय गरिमा और लोकतंत्र की स्थापना के लिए कार्य करते रहे वो अविस्मरणीय रहा। तो ये जो कार्यकाल रहा, इस कार्यकाल में कभी आपको ऐसा लगा कि आप लाचार हैं? कहीं ऐसा आपको लगा कि आप और अच्छे ढंग से इस भूमिका को निभा सकते थे? लाचार तो शब्द मैं प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं लाचार कभी हो नहीं सकता। और जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि अब मैं लाचार हूं, उसी दिन इस पद से पृथक होकर के अपने दूसरे जिम्मेदारी के लिए चला जाऊंगा। इसे लाचार शब्द तो मेरे जीवन में हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिन संघर्षों के माध्यम से मैंने राजनीति में मुकाम प्राप्त किया है, यदि मैं लाचारी का वहां ऐसा को मेरे मन में आया होता तो शायद यह नहीं पाता। क्योंकि मेरे जीवन का ध्येय हमेशा एक वाक्य को लेकर के आगे बढ़ने का था कि सक्सेस इज नॉट एंड, अनसक्सेस इज नॉट फाइनल। सफलता अंत नहीं है, असफलता अंतिम नहीं है। ऐसा कभी लगा या आप ऐसा महसूस करते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक और अच्छे ढंग से बात रखते और अच्छे ढंग से आचरण रखते, हंगामा न करते तो और सार्थकता हो सकती थी? मुझे ऐसा लगता है कि विधानसभा में कोई भी विधायक किसी पक्ष का हो, विपक्ष का हो, इस दल का हो, उस दल का हो, प्रत्येक विधायक की मंशा ये रहती कि विधानसभा चले। कई बार कोई दलीय मजबूरी हो या कोई ऐसी का जिसके कारण उसको भी बाध्य होना पड़ता है कि उसी में उसका हिस्सा वो बने, पर अलग से आप उससे पूछो तो वो भी चाहता है कि विधानसभा चले।
क्योंकि वो जानता है कि विधानसभा चलने से दो बातें तो कम से कम होती हैं। एक बात होती है कि एक बड़ा जबरदस्त मंच मिला हुआ है जहां विधायक के गुणों को निखारने का या उसे निखारने का उसे अवसर मिलता है। शायद वो हर जगह नहीं मिल सकता जो विधानसभा, क्योंकि जब विधायक बोलता है तो वो पूरी तैयारी के साथ आता है, पूरे तथ्यों के साथ आता है, और जब वो करता तो पूरी मीडिया उसे देखती है, सारी बातें देखती हैं। उससे एक उसकी अलग से छाप पैदा होती कि बढ़िया बोलने वाला, कानून का जानकार, तथ्यों को रखने वाला, या जनता की उस समस्या को नजदीक से पकड़ करके उसको रेखांकित करने वाला ये विधायक है। ये छाप यदि कहीं पैदा करने का अवसर मिलता है तो विधानसभा, इसलिए विधायक नहीं चाहता दलीय अनुशासन हो या दलीय संगठन का कोई निर्णय हो जिसके कारण वो उनको करना पड़ता है। और उसके बाद भी मैं ये कहता हूँ विधायकों से कि एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि आप एक हल्ला गुल्ला करके विधानसभा को स्थगित करा के चले जाओगे, उसमें शायद आपकी पहचान नहीं होगी, एक भीड़ की पहचान होगी कि एक भीड़ आई या एक दल के कुछ लोग आए जिनने हल्ला करके, उसमें अलग से नाम किसी का नहीं छपता है। पर जब विधानसभा के भीतर आप बोल के जाते हो तो आपका नाम छपता है। तो व्यक्ति के स्तर पर भी हमको ऊंचा उठने का अवसर मिलता है, तो हमको व्यक्तिगत तौर पर बोलने पर, अपनी बात कहने पर ही मिलता है। सर, आप स्पीकर बने थे तो आपकी बातें मैं तब भी सुनता था और आपके अंदर एक जज्बा था, एक उत्कंठा थी, एक प्रबल इच्छा थी कि विधानसभा की परिपाटी में बहुत सुधार ला पाए, व्यवस्थाओं में सुधार ला पाए, तकनीकी का प्रॉपर इस्तेमाल हो, और इस दिशा में आपने कार्य भी किया। तो जो आपके लक्ष्य थे, संकल्प था, वो पूरा हुआ या कुछ कसर रह गई? नहीं, बहुत कुछ पूरा किया। जैसे अभी तक हमारे विधानसभा में कितने विधायक आते हैं जो 5 साल जिनको या तो अवसर नहीं मिलता या वो अवसर लेना नहीं चाहते, और मैं जब उस आंकड़े को देखता हूं तो मैं एक तरह से विचलन मेरे मन के भीतर होता है। कितनी संख्या विधायकों की जो 5 साल में एक बार एक शब्द मुंह से नहीं निकालते। ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं हो सकता क्या? इस पे विचार करने की आवश्यकता है। ये हमारे मन के भीतर थोड़ा सा ऐसा कह सकता हूँ कि एक क्षोभ सा रह गया कि हम इस तरह इस दिशा में नहीं बढ़ सके कि हमारे विधानसभा का जब समापन हो उस समय जब कोई रिकॉर्ड खंगाले तो ये देखे कि हमारे जो 230 विधायक हैं सब ने किसी न किसी अवसर पर उस मंच का प्रयोग करके बोलने का प्रयास किया है। तो मेरे मन के भीतर ये था कि अब ऐसा हम तलाश करें, उनको छटनी करें उन विधायकों को जिनको या तो बोलने का अवसर नहीं मिला या जिनने नहीं बोला, उनकी सूची बनावें और किसी अवसर पर आसंदी की तरफ से उन्हें निर्देश हो इस विषय पर आपको बोलना है। तो एक भी विधायक नहीं रह जाए जो नहीं बोला हो। एक तो ये रह गया। दूसरा, मुझे संतोष इस बात का है कि जब लॉटरी सिस्टम होता प्रश्नकाल का, उसमें नए विधायकों को अवसर नहीं मिलता। हमारी महिला जो विधायक आती उनको अवसर नहीं मिलता। इसलिए अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए हमने इस बात का निर्धारण कर दिया कि प्रति सत्र में, प्रति हफ्ते में एक दिन केवल उनके लिए रिजर्व करूंगा, किसी दूसरे का प्रश्न नहीं आएगा। महिलाओं का उसमें लॉटरी नहीं होगी, जितनी महिलाओं का प्रश्न आएगा उनको सीधे उन प्रश्नों को लूंगा और उनको पूछने का अवसर दूंगा। प्रथम बार के विधायक जिस दिन होंगे उस दिन केवल प्रथम बार के विधायकों का प्रश्न लूंगा, उन्हीं में लॉटरी निकलेगी। तो जो 25 तारांकित स्टार क्वेश्चन के लिए आते हैं वो आप देखते होंगे 25 के 25 प्रथम बार के विधायक होते हैं। तो इस बात का प्रयास हमने किया। जब माननीय मोदी जी का एक नारा है कि पेपरलेस करना, तो पेपरलेस करने के लिए डिजिटलाइजेशन होना जरूरी है। शायद वही का मुझे ऐसा लगता है कि उसको छोड़ करके जा रहा हूं, परंतु इस आशा के साथ जाना चाहता हूं कि इससे जो हमने आगे की तरफ रेखा बढ़ाई है उसको आगे खींचने वाला आएगा और एंड तक ले जाने का प्रयास करेगा। आपने लैपटॉप भी दिए थे, उपयोग किए विधायकों ने? सबने किया, उसका सबने उपयोग किया, और इसीलिए तो ऑनलाइन क्वेश्चन 60% आते हैं। यदि हमने नहीं दिया होता तो 60%। इस बार ई बजट कर दिया, लैपटॉप के माध्यम से बजट आया, पेपर वाला नहीं था इस बार, पेपर हटा लिया। तो उसको 100% चाहिए अपने को, 100%। तो इसीलिए जो उसके मॉड्यूल्स हैं वो 24 मॉड्यूल्स अपन लगाना चाहते थे। तो मॉड्यूल्स मतलब कि हमारे क्वेश्चन जाएंगे ऑनलाइन, उत्तर आएगा ऑनलाइन, विभाग से उसको जोड़ करके रखेंगे। उसमें हम ये भी अध्ययन करके आए कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जिस मॉड्यूल को हम प्रयोग करने जा रहे हैं उससे कोई लीकेज हो, हमारा प्रश्न उत्तर आने के पहले लीक हो जाए या उत्तर आकर के लीक हो जाए, तो उसके कैसे प्रोटेक्शन है वो सारे प्रोटेक्शन देख लिया। एकदम फुल एंड प्रूफ है कि हमारा क्वेश्चन जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक उसको पब्लिक डोमिनियन नहीं जा सकता, उसको कोई दूसरा देख नहीं सकता। प्रश्न करने वाला, यहाँ तक कि प्रश्न करने वालों को भी उत्तर कब मिलना चाहिए उसी दिन उसको उत्तर मिलेगा। ये सारे मॉड्यूलों की संरचना करके हमने उसमें रखी है, तैयार करके रखी है उसमें। सर, एक टीचर से ये पूछना तो बहुत संकोच होता है कि आप बताएं कि कौन से
5 स्टूडेंट हैं जो बहुत पसंद है आपको, तो आप भी विधानसभा में एक टीचर के रूप में थे, तो 5 ऐसे विधायकों के नाम बता सकते हैं जो आपको लगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया? नहीं, मुझे पक्का याद है, और हो सकता है उसमें थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो जाए, पर सत्ता पक्ष से मैंने देखा यशपाल सिंह सिसोदिया बढ़िया स्पीकर है। स्पीकर इन द सेंस की बढ़िया सारी चीजों को पकड़ता है, पकड़ करके बोलता है। एक बहादुर सिंह चौहान है, वो भी अच्छा बोलता है, बढ़िया बोलता है। बोलने के लिए तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कोई नहीं बोलता, और जब सिलेक्शन करना होगा तो जैसे हमको टॉप की मेरिट निकालना होगा तो किसी स्टूडेंट हमारे सब प्रिय हैं हमको, पर सब प्रिय होते हुए भी किसी न किसी सारे शिष्यों में से अर्जुन को ही द्रोणाचार्य ने क्यों चुना, उसकी तारीफ क्यों करते थे? क्योंकि उनको अच्छा लग रहा था कि उनके अनुरूप उनके सिद्धांत हो। उसे मुझे भी ऐसा लगता है कि लोगों ने बेस्ट परफॉर्मेंस देने का प्रयास किया है। प्रतिपक्ष की तरफ जो मैंने देखा तो उसमें 2-3 लोग मुझे बहुत अच्छे लगे, जो एक तरह से फैक्ट पर और उस पर बोलते हैं, वो कि कलेक्शन के साथ आते हैं, उस नॉलेज के साथ आते हैं। उसमें यदि मैं लक्ष्मण सिंह का नाम लूं तो मुझे गलत नहीं लगता है। दूसरा नाम मैं वो हिनी लिखा राम कांवरे का नाम लूं तो मुझे अच्छा लगता है। वो कौन झूमा सोलंकी है, बहुत अच्छा बोलती है। मंत्रियों में जवाब देने के मामले में आपको? नरोत्तम का कोई मुकाबला नहीं। हमारे गोपाल जी बहुत अच्छा बोलते हैं, उनको भी बहुत बढ़िया पकड़ है। और कई मंत्री हैं जो अच्छा बोलते हैं, पर ये 2 तो विशेष हैं। भूपेंद्र सिंह बहुत सहजता के साथ, और विश्वास सारंग की तारीफ इसलिए करना चाहता हूं कि जोरदार तरीके से पार्टी का, अभी जिस पार्टी में है, सत्ता पक्ष का या पार्टी का, जोरदारी से तथ्यों के साथ और फैक्ट के साथ उसको प्रतिपादित कर दें, या एक तरह से उसकी बात विधानसभा के भीतर चली जाए, इसका प्रयास करता है, इसलिए वो भी बहुत अच्छा है। अब विधानसभा से आगे बढ़ते हुए अब राजनीति की बातें यदि हम करें तो आप व्यक्तिगत रूप से अपने लिए भविष्य में राजनीति की क्या दिशा और दशा देखते हैं, और क्या ये आपके स्वयं के ऊपर निर्भर है कि ये सारा दारोमदार पार्टी के ऊपर? नहीं, हमेशा हम जिस पार्टी में, उस पार्टी में सब कुछ पार्टी है, पार्टी का संगठन। हमको कहाँ फिट करना, हमसे कौन सा काम लेना, खेती का काम लेना या कलेक्टरी का काम लेना या कहाँ काम करना, ये पार्टी का होता है। पार्टी जहाँ कहेगी, जो जिम्मेदारी देगी उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। अपना स्वयं का निर्णय नहीं, अपना स्वयं का निर्णय केवल इतना है कि पार्टी जब आदेश करेगी तो स्वयं का निर्णय यह होगा कि हमारे में क्षमता है या नहीं है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये पार्टी से आग्रह पूर्वक निवेदन कर लूंगा कि मैं इसको कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। और पार्टी की बात हम करें तो पार्टी में काफी कुछ चल रहा है, तैयारियों को लेकर, विपक्ष से लड़ाई को लेकर। आप क्या महसूस करते हैं, एक विधानसभा स्पीकर के रूप में, विधायक के रूप में, पार्टी कार्यकर्ता के रूप में कार्यकाल संतोषजनक है या कुछ गुंजाइश रह गई? नहीं, गुंजाइश तो हमेशा रहेगी। यदि हम 100% पूरा कर देंगे तो फिर किस बात के लिए बचेंगे? तो गुंजाइश तो हमेशा बनी रहती है। मनुष्य की संरचना होती शुरू में, जब वो पैदा होता है तो छोटे से बिना आवाज के पैदा होता, आवाज करता हुआ बेआवाज चला जाता है। तो ये पार्टी के विकास की रथ यात्रा है, तो वो चलती रहेगी, उसको कोई रोक थोड़ी सकता है। और जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन मान लेना कि यहाँ से जाना है, तो पूरा तभी हुआ नहीं। समाज के अंतिम छोर तक हर व्यक्ति क्या खुशी होकर के, सुखी होकर के खड़ा हो गया, हर व्यक्ति को क्या मकान दे पाए, हर व्यक्ति को क्या उसके सुविधा दे पाए, उस दिशा में काम करते हमने कितने प्रतिशत पूरा किया, ये हमारी सफलता मानी जा सकती है कि हमने प्रयास ये किया कि दीनदयाल जी के उस सिद्धांतों को इस पार्टी ने पूरा करने का प्रयास किया, उसमें कदम बढ़ा रही है और काफी सफलता। आज जब उन लाडली बहनों के आंखों में उस छलकते हुए आंसू को खत्म होते हुए देखते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं कि ये 1000 रुपए में कोई ऐसा नहीं है कि वो टाटा बिरला का मुकाबला कर सकता है। कोई भी बहना 1000 में क्या मुकाबला करेगी, उस अमीर पति का नहीं कर सकती वो। परंतु मैं जब कई बार कहता हूं कि एक बात याद रखना, किसी पूंजीपति के लिए 1000 रुपए वो न दिखाई देने वाला सिक्का हो सकता है उसकी नजर में, जिसकी कोई एक आयात नहीं। परंतु किसी गरीब आदमी के 1000 जाने का मतलब, जब वो 1000 को देखा है तो उसे हिमालय पर्वत दिखाई पड़ता है, उतना पैसा। और ये हमारी उस बहन को जिल्लत अपमान से बचने का एक अस्त्र उसके पास आया है। विपक्ष तो कई मुद्दों को गरमाने का प्रयास सदन में भी करता रहा, अब उसका कहना है कि सड़क पर हम उठाएंगे, भ्रष्टाचार है, क्राइम है। तो ये मुख्य मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ने के मूड में है। और बात दूसरी तरफ हम करें तो वादों की भी है, तू डाल डाल में पात पात, बीजेपी 1000 देगी तो कांग्रेस 1500 देगी, फिर गैस की सब्सिडी
बढ़ाकर और 500 रुपए में सिलेंडर देगी, तो इन सब का क्या फर्क पड़ने वाला है? नहीं, फर्क पड़ेगा। देखिए, दोनों चीजों को आप राजनीतिक तो ये बात नहीं कर 10 दिन में दूसरा मुख्यमंत्री आना चाहिए था। यदि 10 दिन में दूसरा मुख्यमंत्री आया होता तो अब तक 15 महीने में 45 मुख्यमंत्री हो जाने चाहिए थे, क्योंकि किसी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ। मैं चुनौती के साथ आज भी कहना चाहता हूँ, एक किसान को लाओ जिसका 2 लाख का कर्जा माफ हुआ। या जो जिस तरह की 36 तरह के वादे उनके वचन पत्र में दिए गए थे, एक भी वचन पत्र को पूरा करने का काम किया गया तो बताओ ना। तो वादा करना, और बल्कि उल्टा, तो मैंने कई बार हिसाब लगाया कि हमारे उस समय के बहुत अच्छे हमारे हैं, मैं उनका आदर भी करता हूं, संसदीय ज्ञान का उनका मैं कायल भी हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से वादे किए जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि इनको न पूरा करने या आने के लिए किया जा रहा था। दूसरी तरफ जो वादा करते हैं उसको निभाते हैं। लाडली बहना की घोषणा की विधानसभा में, खाते में चला गया, 10 तारीख को दोबारा चला गया, आने वाली 10 को तिबारा चला जाएगा। तो आम जनता इस बात को अच्छी तरह समझती है कि कोई वादा करके। जी, 2-3 सवाल और अंत में, आप उस राजनीति के हिमायती हैं जो पांव चलती है, जो साइकिल पर चलती है, जो लोगों के बीच में एक आम जनप्रतिनिधि के तौर पर प्रस्तुत करती है खुद को, लेकिन राजनीति का दौर बदल गया। अब पांव वाली, साइकिल वाली और आम आदमी वाली राजनीति नहीं रही। अब राजनेता आता है तो लग्जरी में डूब जाता है, और लग्जरी उसके हाव भाव, रहन सहन हर जगह दिखाई देती है। और यही जनता का दुख होता है कि जनता की बात रखने वाला व्यक्ति इतना वीआईपी कैसे हो जाता है कि वो उससे दूर हो जाता है। तो इस पे कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, हमेशा किसी भी राजनीति करने वाले को 2-3 बातों को ख्याल रखना पड़ेगा। यदि जनता है तो हम हैं, और जनता नहीं तो हम नहीं। पहला बात तो यह ख्याल रखो, क्योंकि हमको यदि वो आसमान में चढ़ाती है तो वो 1 मिनट के अंदर उतार भी सकते। और इसलिए मैं कहता हूँ कि भगवान जब छप्पर फाड़ के देता है तो जनता कमीज फाड़ के वसूल कर। तो इसको हमेशा याद रख, किसी भी राजनीति करने वाले को हमेशा याद रख। हालांकि मेरी बात कोई मानेगा नहीं, पर मैं ये कहता हूँ कि सत्ता में आने के बाद जो सत्ता का एक तुलसीदास जी जो सत्ता मद की बात, वो एक चिप से फिट हो जाती है, और उसको सोते भी दिखाई पड़ता कि मैं तो पावर में हूँ, पावर, चारों तरफ पावर मेरे पास। तो उस पावर, वो चिप्स कभी फिट मत होने दो। और जो चिप्स फिट नहीं करेगा वो समान तरह से समान व्यवहार। और मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं उससे दूर होकर के क्यों मैं कोई ऐसा वैरागी हो गया या मैं विदेह हो गया सत्ता होने के बाद। न मैं जनक हो सकता हूँ न वैरागी हो। तो सत्ता का मोह सबको होता है, सब उसमें, क्योंकि हम इस मानव शरीर में मांस और हाड़ के परंतु कुछ चीजों को, कुछ संबंधों को निर्वहन करने की आवश्यक। एक तो अपने को, जवान को किसी को असम्मानित करने का उपयोग नहीं। इसीलिए कहते हैं कुदरत को नामंजूर है बदजबानी, इसीलिए उसने हड्डी में जवान में हड्डी नहीं। तो हमको बदजबानी नहीं करनी चाहिए, अपने तर्कों को पूरी ताकत से रखना चाहिए। दूसरा ये कि जनता जो हमको यहाँ भेजती उससे लगाव हमेशा होना। मैं साइकिल यात्रा इसलिए थोड़ी करता हूँ कि मैं वहां तक जा नहीं सकता। आप जैसा कह रहे हैं ना कि सरकार में हूँ, सत्ता में हूँ, पावर में हूँ, प्रोटोकॉल चलता है साथ में। प्रोटोकॉल कहीं बता दूंगा कि एसी लगा के रखना कमरे में, मैं आज रात को रुकूंगा, लगाएंगे, उनकी मजबूरी है सरकार को, विभाग। परंतु मैं जब वो निकलता हूँ साइकिल यात्रा में, सारे प्रोटोकॉल को ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मेलिटी करके छोड़ता हूँ, लिख करके गवर्नर को चिट्ठी लिखता हूँ, मुख्यमंत्री को लिखता हूँ, अपने पीएस को लिखता हूँ, सीएस को लिखता हूँ, नेता प्रतिपक्ष को लिखता हूँ कि आज से मैं ये प्रोटोकॉल त्याग कर रहा हूँ। जितने दिन भी क्षेत्र में साइकिल, तो बताओ गिरीश गौतम विधायक बन करके साइकिल चलाते हुए पंचायत भवन में पड़ा हूँ, स्कूल भवन में पड़ा हूँ, किसी को सरिया में लेटा हुआ हूँ, वो करते हुए आता। बस उस जीवन जहाँ से मैं आया उससे हमेशा जुड़े रहने का प्रयास करता हूँ। और मैं ऐसा समझता हूँ कि हम सब जनप्रतिनिधि हो, किसी क्षेत्र का भी, कोई विधायक वर्ग से मतलब नहीं, किसी क्षेत्र के भीतर जनप्रतिनिधि हो, से सरल बने रहना चाहिए। केवल ये कहने के लिए सिद्धांत के प्रयोग नहीं प्रयोग। सरल मतलब जो सीताराम तुलसीदास जी ने सरल कहा, उनको हमेशा सरल सा को याद रखना चाहिए। राजनीति और अध्ययन, अध्यापन, अध्यात्म, इनका भी गहरा संबंध हुआ करता था। आपके व्यक्तित्व में दिखता है कि अध्ययन भी है, अध्यापन की कला भी है और अध्यात्म भी है, तभी आप इतने सहज हैं, ईश्वर के करीब हैं, और आपकी वाणी से वो झलकता है, उस तरह का व्यवहार दिखता है। अन्य राजनेताओं को भी हम देखते हैं, लेकिन बहुत कम अब इस तरह की प्रकृति के साथ दिखाई। वैसे मैं कहूंगा तो शायद आप समझेंगे कि हमको आप आक्षेपित कर रहे हैं। हम जनप्रतिनिधियों को बिगाड़ने के लिए आपका भी थोड़ा बहुत योगदान है, उस योगदान को इनकार मत करो। तो टीआरपी सेटअप करते हो ना, उसके कारण थोड़ा सा दिक्कत तो आती है। उनको लगता है कि हम ज्यादा आंदोलन करेंगे तो फोकस हमारी तरफ होगा। नकारात्मकता, निगेटिविटी की खबरों ने
हम जनप्रतिनिधियों का दिमाग खराब करके रख। कोई जनप्रतिनिधि खून दे के आता है, किसी की जिंदगी बचा के आता है, वो खबरों में प्रथम पेज नहीं प्राप्त। और कोई जाकर के एक लपड़ तहसीलदार को मार के आता है तो खबरों में 10 दिन तक ऊंचाइयां प्राप्त करता है। और जनप्रतिनिधि इस मोह को संवरण से बच नहीं सकता है, इसलिए शायद वो दिशा बिगाड़ रही है। इसलिए आपसे भी आग्रह है कि थोड़ा सा इसमें हम सबको, जब हम कहते हैं कि लोकतंत्र के हम 4 स्तंभ में से एक स्तंभ हम भी हैं, तो जब चारों पाए ठीक रहेंगे ये लोकतंत्र तभी ठीक हो सकता है। और ये और संकल्प लेने की आवश्यकता इसलिए कि हम इस देश की आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के वर्ष से गुजर रहे हैं। जी, आखिरी सवाल, आपने विधानसभा में काफी बच्चों को बुलाया, सदन के दृश्य दिखाए, आपने राजनेताओं से मिलवाया, अपने किस्से भी सुनाए, मोटिवेट भी किया। आज की युवा पीढ़ी राजनीति को किस दृष्टि से देख सकती है और राजनीति में उसको आना है, अपना भाग्य आजमाना है, उस सदन के फ्लोर पर आवाज उठानी है, स्पीकर बनना है आपकी तरह, तो आज के दौर में उसे क्या करना चाहिए? अभी मैं मंडला गया था, पूरी तरह से जनजातियों का स्कूल है, पूरी तरह से 100% कर, मैंने 100% जनजातियों का। हमारे जनजाति बच्चे वहां थे जब स्कूल में गया, और करीब दिन भर रहा उनके बीच, पूरा सब छोड़ छाड़ करके स्कूल की तरह कभी विद्यार्थी बन के बैठ गया, कभी उनका टीचर बन के बैठ गया, कभी उनके अभिभावक बन के बैठ गया, उन्हीं बच्चों के बीच, उनके बीच खाना पीना सब कर। तो एक क्वेश्चन आवर्स रखा हुआ कि मैं बतौर स्पीकर बैठूंगा, बच्चे मुझसे प्रश्न करें। मुझे बड़ी खुशी है कि वो जो बच्चों की तादाद करीब 100-150 बैठी हुई, उसमें से कई बच्चों ने आवाज लगाई कि मैं फौज में जाना। मेरे अचानक मेरे ध्यान में आया कि ये तो बड़ा सवाल है। तो मैंने कहा बैठ जाओ। मैंने कहा अच्छा, इसमें कितने बच्चे हैं जो फौज में जाना? आप सुनकर ताजुब करोगे, करीब 80 से 85 बच्चों ने हाथ उठाया, हमारे उन आदिवासी बच्चों ने, जो फौज में जाकर के देश की सेवा करना चाहते। उसी में से एक बच्चे ने पूछा कि सर मैं स्पीकर कैसे हो सकता हूँ? माने उसका राजनीति में रुचि थी, तो 8वां या 9वां का बच्चा था, बोला मैं स्पीकर कैसे हो सकता हूँ? तो हमने कहा 1 घंटे के लिए तुम्हें बना सकता हूँ तुमको अभी, और यदि स्पीकर बनना तो उसमें समर्पण चाहिए। पहले पढ़ो, डिग्री प्राप्त करो, फिर चुनाव लड़ना, चुनाव लड़के विधायक बनना, फिर विधायक बनोगे तो उसके कुर्सी के नजदीक आ जाओगे, फिर कोई दल होगा जो तुमको जाकर स्पीकर कुर्सी में बैठा सकता। पर अभी मैं तुमको स्पीकर कैसे बैठता ये दिखा सकता हूँ, यदि इसके लिए तैयार हो। तो सारे बच्चों ने हाथ उठाया कि ठीक है। तो उनमें से मैंने प्रिंसिपल साहब को कहा कि इसमें करीब 100 के बच्चे सेलेक्ट करो, और जो समझता हो, ऐसा नहीं कि किसी को लेके आओ, उन बच्चों को ले आओ, सारा इंतजाम मैं करूँगा, विधानसभा में लाऊंगा उनको। फिर वो उस आदिवासी, आपने देखा होगा, सारे बच्चे आए थे, वो उनको 2 दिन तक विधानसभा में बैठाया, सब देखा उन्होंने। राजनीति का अर्थ ही है सेवा, समर्पण और सद्भाव के साथ समाज के लिए कार्य करना, देश के लिए कार्य करना, और इसी रास्ते पर चल रहे थे गिरीश गौतम, और चलते रहेंगे। आने वाले समय में राजनीति में और बड़े मुकाम हासिल करें, ऐसी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी, आपने बात की। फेस बियॉन्ड फेस में आज इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।